तक हमने सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से फॉर्म कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। हमारे पास में आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच वी रिक्वेस्ट, वी ऑर्डर, वी कमांड और वी एडवाइज समवन फॉर समथिंग। हम जब भी किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं, क्या क्या देते हैं, हम जब भी किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, सलाह दे रहे होते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को कोई सुझाव दे रहे हैं यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को कोई भी सजेशन दे रहे हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को कोई ऑर्डर दे रहे हैं यानी कि हम किसी व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं, अगर हम किसी व्यक्ति से निवेदन करते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे हम बोलेंगे विनती करना, इसको कहा जाएगा रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर तो उसको हम कह सकते हैं कि वो मेरा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। और इसकी एक बहुत ही अच्छी सी पहचान होती है, वो होती है हमारी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं और सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा और हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा किसी भी टाइप, किसी भी सिचुएशन, किसी भी टाइप ऑफ कंडीशन में हम यूज़ कर रहे हो इंपेरेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी यू। सब्जेक्ट जो है वो हमेशा और हमेशा यू ही होगा, आप ही होंगे। हम देख भी सकते हैं, हमने बोला है कि आप अपने कॉपी में इस चीज़ को नोट डाउन करो, तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को करो ताकि आपका बेनिफिट होगा, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज करने के लिए बाद में नोट्स मिल जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ को करिए, आप प्लीज़ चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए साथ में। तो यहाँ पे क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काम कौन करने वाला है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होने वाला है कौन, यानी कि अगर हमने बोला है नोट डाउन करो तो क्या मैं नोट डाउन करने वाला हूँ, नहीं, नोट डाउन करने वाले हैं आप बोलें या फिर तुम बोलें, दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, दोनों को इंग्लिश में कहा जा रहा होता है यू। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी ये बात। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होना ये पैसिव वॉइस की पहचान होती है इंग्लिश में। आगे अगर हम आते हैं तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट का यूज़ करके अगर हम चाहें तो हम पैसिव वॉइस को फॉर्म कर सकते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। किस तरीके से, हमको सबसे पहले अपने सेंटेंस के अंदर लेट का यूज़ करना है, अपने ऑब्जेक्ट को लिखना है, जो ऑब्जेक्ट था ना उसको लिखना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे कि मी का आई चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा लेट के बाद जब भी लिखेंगे। यहाँ पे उसके बाद में आएगा बी V3। देखो यहाँ पे B + V3 आ रहा है तो हम कहेंगे पैसिव वॉइस तो बन रहा है। और यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले रहे हैं तो पीछे कौन सा आना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक छोटी सी वाली बात ध्यान रखनी, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा होगा। इस चीज़ को अगर हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो B ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ये हमेशा हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। वरना हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम जब भी पैसिव में कर रहे थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते वक्त एक्स रूल का यूज़ करते थे और हम केस में चेंज करते थे। क्योंकि यहाँ पे हम एक्स रूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे केस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ही लिखा है, हिम लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आके हिम ही रहने वाला है, मी लिखा है तो यहाँ पे आके मी ही रहने वाला है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्लीन द बस, किससे कहा है हमने, बस साफ करो, आपसे कहा है, तुमसे कहा है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होने वाला है कि तुम, ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, क्लीन करा जाएगा। ये तो वर्ब है, लेकिन किसको क्लीन किया जाएगा, इस बस को क्लीन किया जाएगा। यानी कि बस क्या है मेरी, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें बस एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि यहाँ पे लिखना है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करना है, सबसे पहले यूज़ करना है लेट का यूज़ करना था, हमने लेट का यूज़ कर लिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था बस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्योंकि लिखना था तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट था बस को लिख लिया। फिर यूज़ करना था बी को, हमने यहाँ पे क्या काम करा, हमने यहाँ पे बी का इस्तेमाल कर लिया। फिर V3 लगानी थी, वर्ब थी हमारी क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन होती है। अगर इसके बाद भी कोई और ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे लिख सकते थे। तो लेट द बस बी क्लीन हो जाएगा मेरा पैसिव वॉइस क्लीन द बस एक्टिव के सेंटेंस का। दूसरा मेथड जो हमारे पास में है वो है इस तरीके से फ्रेजेस का यूज़ करके। अगर हमको लगता है कि मेरे सेंटेंस के अंदर ऑर्डर का जैसा कुछ लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर वहाँ पे ऑर्डर नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही है, तो हम यू आर ऑर्डर टू नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम ऑर्डर टू को गायब कर देंगे, हम बोल देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, और अगर हमको रिक्वेस्ट नहीं लग रही है तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों को हटा देंगे, हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। एडवाइज नहीं लिख रही है, हमको सजेशन लग रहा है, तो हम बोलेंगे यू आर सजेस्टेड टू। ठीक है, जिस तरीके का सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस के फीलिंग के अनुसार हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, किसका, हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इन फ्रेजेस का। ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, और उसके साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कारण क्या है, अब हम सोच सकते हैं कि पैसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज और सजेस्टेड जो लिखा है ना, ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव को यूज़ कर रहे होंगे, और आखिरी में आ जाएगा जो भी अदर वर्ड दे रखा होगा इन द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट हो सकता है या कुछ भी दे रखा है। करके देखते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रही होती है इंट्रांजिटिव वर्ब में, यानी कि अकर्म क्रिया, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा होता है, वहाँ पे हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए नहीं हुआ, योर स्कूल तो जगह को बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से नहीं है। तो हम कहेंगे, हम क्या काम कर रहे होंगे, हम यहाँ पे यू आर ऑर्डर टू गो टू योर स्कूल कर देंगे, क्योंकि हमको लग रहा है तुम अपने स्कूल जाओ, तो हमको लग रहा है शायद मेरे जो पापा है ना, वो हमको पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं, हमको ऑर्डर दे रहे हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पे यू आर ऑर्डर टू लगाना अच्छा है। अगर वहीं पे अगर सजेशन दिया जा रहा होता, मान लेते हैं स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट डे है और मेरा दोस्त जो है वो स्कूल से आ रहा है, वो कह रहा है तुमको स्कूल जाना चाहिए, तो हमें वहाँ पे दिख रहा है कि सजेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे यू आर सजेस्टेड टू गो टू स्कूल, आई एम एडवाइजिंग यू टू गो टू स्कूल, यू आर एडवाइज टू गो टू स्कूल। तो वहाँ पे जहाँ पे जिस तरीके का फॉर्म लगे, हमको ऑर्डर लग रहा था तो मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया, हमने यहाँ पे ऑर्डर का यूज़ कर लिया। अगर सेंटेंस निगेटिव फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम नॉट टू से पहले यूज़ करेंगे। यानी कि अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, यानी सेंटेंस को इस तरीके से लिखा हुआ है अगर एक्टिव में, डू नॉट गो टू योर स्कूल, तो क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या काम करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टू योर स्कूल, यानी कि जो नॉट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा टू से पहले, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे यू आर नॉट ऑर्डर टू करके भी सेंटेंस को बोल सकते थे, लेकिन ये सेंटेंस गलत होगा। हमको नॉट का यूज़ करना है कहाँ पे, हमको नॉट का यूज़ करना होता है मेरी प्यारी सी टू के पहले। टू भी कौन सी, जो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखी होगी, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हम बोल देंगे यू आर नॉट ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, you are requested not to, you are advised not to, or you are suggested not to do your work, you are suggested not to go to your school। not to करके बोलेंगे, ना कि you are not करके। ठीक है, यहाँ पे not आ जाएगा। पीछे वाले सेंटेंस में अगर लेट वाले ने देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नॉट लगाना है तो वो यहाँ पे आएगा कहीं पे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा नॉट। यानी कि अगर ये सेंटेंस लिखा होता डू नॉट क्लीन द बस, निगेटिव हो गया, तो हम आंसर क्या करते हैं, लेट द बस, बी से पहले लगा देंगे नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे नॉट, लेट द बस नॉट बी क्लीन। ठीक है, आई होप निगेटिव भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मिंग इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऑफ कन्वर्टिंग एन इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, वो क्या है। तीसरा मेथड जो है वो पैसिव बनाने का, इम्परेटिव सेंटेंस में याद रखना है ऑर्डर और रिक्वेस्ट की आ रही है, सजेशन की आ रही है, एडवाइस की आ रही है, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड है मेरे पास में, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को ही लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को लिख देंगे, उसके बाद में लगाएंगे शुड, बी की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो बी प्लस बी थ्री पैसिव आ रहा है, और अदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कट दैट ट्री, काट दो उस पेड़ को, काटा तो जा रहा है भाई, वर्ब हो रही है, लेकिन किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कटेगा कौन, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वो है ट्री, तो ट्री मेरा कहलाएगा क्या, दैट ट्री कहलाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और कट कहलाएगा मेरा वर्ब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरा काम क्या है, मेरा काम सिंपली इतना है कि हमको अपने सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा दैट ट्री था, हमने दैट ट्री लिख दिया। फिर शुड लगाना है, हमने शुड लगा दिया, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर अदर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट को भी हम लिख दे रहे होते, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे होंगे। अगर नॉट आता है तो नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो शुड दे रखी है ना, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद में यहाँ पे यूज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे सेंटेंस मेरा एक्टिव में होता डू नॉट कट दैट ट्री, तो मेरा आंसर क्या बनता है पैसिव में, दैट ट्री शुड, यहाँ पे आ जाएगा नॉट, शुड नॉट बी कट। आई होप समझ में आ रही होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं अब मॉडल वर्ब्स के बारे में, यानी कि हमारे सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब का यूज़ हो रखा है तो उस मॉडल वर्ब का करेंगे क्या। तो सिंपलेस्ट वे में अगर हम जानते हैं तो हमें बस क्या करना है, मॉडल वर्ब का यूज़ करना है, उसके साथ में लगा देना है यहाँ पे बी,
बी को यूज़ करना है और साथ में V3 का यूज़ करना है, लेकिन हमको क्या यूज़ करना है, बी का यूज़ कर लेना है। यानी कि अगर कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, माइट है तो माइट बी, कुड है तो कुड बी, शेल है तो शेल बी, शुड है तो शुड बी। इनका यूज़ हम कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अंदर जब भी मॉडल वर्ब का यूज़ करना होगा पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं। विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, मे, माइट, कैन और कुड। इसके अलावा हमारे पास में और भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ यही मॉडल वर्ब्स है जिनके बारे में हमको जानना है कि अगर मॉडल वर्ब्स कोई सी भी मॉडल वर्ब आती है, हमको सिंपली क्या करना है, उसके साथ में ये प्यारा सा जो वर्ड लिखा हुआ ना यहाँ पे बढ़िया सा, ये यूज़ कर लेना है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं बी। ठीक है, तो हमें बस इस बी का यूज़ कर लेना है मॉडल वर्ब के साथ में। ठीक है, किस तरीके से कर रहे होते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा कि आई कैन फ्लाई अ काइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया। हमको एक्स रूल लगाना है, तो हमने अ काइट जो ऑब्जेक्ट था उसको उठा के क्या कर दिया, हमने उसको उठा के रख दिया आगे, तो अ काइट यहाँ पे आया और जो आई था ना ये पीछे जाएगा, बन जाएगा बाय मी। ठीक है, और ये जो कैन लिखा हुआ ना, बस ये क्योंकि कैन एक देखो मॉडल वर्ब है, कैन देखो यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है, तो कैन के साथ हमको क्या करना है, हमको कैन के साथ में कैन का यूज़ करना है, हमको कैन का यूज़ करना है और कैन के साथ में यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है, कैन के साथ में लिख देना है बी। ये जो बी लिखा हुआ था ना यहाँ पे, बस इसका यूज़ कर देना है। तो अ काइट कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, FLOWN, फ्लोन। अब काइट कैन बी फ्लोन बाय मी, ये हो जाएगा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल फॉर मॉडल वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। ठीक है, इसी जगह पे अगर कुछ और लिखा होता, मान लेते हैं कैन की जगह पे मे लिखा होता, तो क्या कर देते हैं, तो हम यहाँ पे मे प्लस बी कर देते हैं। आई होप समझ में आ रही होगी बातें, इनमें से कोई सी भी आएगी हम बस क्या कर देंगे, उनके साथ में बी का यूज़ कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ता है, ये थे मॉडल वर्ब्स। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स। डबल इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव्स जिनके अंदर हम WH वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, WH फैमिली का यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव्स का क्या करेंगे, जो सिंपल वाले जो इंट्रोगेटिव्स होते हैं उनमें से हम सिंपली क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ करते थे, तो हम उन्हीं सेंटेंसेस को जो हमने अभी अभी टेंस में सीखे उनमें हम अपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देंगे और वो बना देगा क्या, वो बना देगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर देगा। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, WH वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आता है डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को वाक्य की शुरुआत में ही प्रयोग किया जाएगा। अगर हम इतने सेंटेंस को देखते हैं जो कि बिना वाई के लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये सेंटेंस तो सिंपल इंट्रोगेटिव है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, अगर मेरे सेंटेंस के अंदर यहाँ पे यूज़ हो रखा है क्या, अगर हमारे सेंटेंस में यहाँ पे यूज़ कर रखा है WH वर्ड, जो कि सेंटेंस में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाई लिखा हुआ है, तो हम इसको जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस हम वाई का यूज़ ही करेंगे। तो अगर हम देखें दोनों सेंटेंस लगभग सेम लिखे हुए हैं, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डू, यहाँ पे चेंज हो जाएगी आर, यू यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरा जो वी है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि यहाँ से आया, और ये यू जो है वो पीछे चला गया, एक्स रूल यहाँ पे यूज़ किया गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्स रूल का यूज़ किया गया भाई। हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड आ गई, तो वाई आर वी हेटेड बाय यू, ये पैसिव वॉइस हो जाएगी वाई डू यू हेट अस एक्टिव के सेंटेंस का। अगली जो बात लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, हु आने पर बाय हुम का यूज़ करेंगे। अगर हम बहुत शुरुआत में ध्यान देते हैं तो हमने बहुत शुरुआत में बताया था, जब भी हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, चेंजेस प्रोनाउन जो भी हो रहे होते हैं हमारे सेंटेंस में, वो किस तरीके से होते हैं, उसको हम कर तो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि हम हु का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। कहाँ पे, हु को हम कर रहे होते हैं हुम में कन्वर्ट, और हुम को कर रहे होते हैं हु में। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो देखो इन सबके साथ में जो भी ऑब्जेक्ट में लिखे हैं उनके साथ में बाय या कोई और प्रपोजिशन आनी चाहिए ना, तो हुम के साथ में भी बाय प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे जब हम हु को हटा देंगे। तो अगर हम वापस से वहीं अपने सेंटेंस में पहुंच जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, अगर वहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव में शुरुआत में जो वर्ड इंट्रोगेटिव यूज़ हुआ है वो इंट्रोगेटिव वर्ड कोई और नहीं है, वो कौन सा है इंट्रोगेटिव वर्ड, वो इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा कौन सा, वो इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा हु। तो हम उसको सिंपली चेंज कर देंगे, कहाँ पे, उसको सिंपली चेंज कर दिया जाएगा हुम में, चेंज कर दिया जाएगा हुम में। ठीक है, और उसके पहले क्या लगाया जाएगा, बाय। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने बाय प्लस हुम को शुरुआत में लिखा हुआ, कारण क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय प्लस हुम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, और बाय प्लस हुम भी क्या है, बाय प्लस हुम भी एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इंट्रोगेटिव वर्ड को सेंटेंस में कहाँ होना चाहिए, इंट्रोगेटिव वर्ड को सेंटेंस में इंग्लिश में होना चाहिए सेंटेंस की शुरुआत में। तो हमने यहाँ पे हुम को इस्तेमाल किया, हुम को अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे बाय का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव हु से ऑब्जेक्टिव वर्ड हुम में चेंज हुआ।
तो हमने यहाँ पे किया, बाकी सेंटेंस में सेम रहेगा। देखो हैज़ का इस्तेमाल किया, हैज़ है वाले सेंटेंस यानी कि परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं, परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम बीन का यूज़ करते हैं। तो हमने हैज़ को आगे लिखा, यहाँ पे जो हर था वो आगे आ गया, शी बन गया। यहाँ पे जो डिफीट था उसकी थर्ड फॉर्म लगाई और ये बीन भी लगा दिया गया, क्योंकि हम यहाँ पे बीन का यूज़ करते हैं। और बाकी जो बचा कुछ था उसको हमने वर्ब के बाद में रख दिया इन द क्लास। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड में हु जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बाय हुम में चेंज कर देंगे और वाक्य की शुरुआत में लिख देंगे, बस खत्म है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में यहाँ पे ये खत्म हो जाता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल द एंड, फॉर लर्निंग, फॉर ट्राइंग टू लर्न एट लीस्ट दिस वीडियो। और बस इस तरीके से पढ़ाई करते रहें। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, चीज़ों को सीखते रहें अपने आसपास। अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके, हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं और चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसका एक और पार्ट आएगा जिसको हम एडवांस करके डालेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जो कि वीडियो का लिंक उस वीडियो के पढ़ने के बाद में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन चीज़ों को आप रेगुलरली फॉलो कर सकें, सीख सकें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों को सीखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।